नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में यूपीपी की कुछ वैकेंसी आए हुए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में भ्रम बना रहेगा कि आयोग किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह से नहीं पूछा है, इसके पहले किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस यह डाउट दिमाग में बना रहता है। तो हम लगभग दो चार सालों का जो है किस तरह से वह आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसे एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस तरह की सवालें पहले से ही आती होंगी। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे डायरेक्टली मैसेज के थ्रू आप हमसे कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। यूपीपी से संबंधित जीके, जीएस या रीजनिंग या मैथ कोई भी दिक्कत हो आप हमसे तुरंत जुड़ सकते हैं। तो देखें, आज ए बी से दोगुना कुशल है, यानी जो इसकी जो क्षमता है, ए की क्षमता जो है बी से दोगुनी है। ठीक, ए की क्षमता जो है बी से दोगुनी है। तो हम आपको दोस्तों यह बता देना चाहते हैं कि जो क्षमता होती है, पहले आप इतना समझ लें कि जो क्षमता होती है वह समय के अनुपातिक होती है। ठीक है, समय के अनुपातिक होती है, यानी व्युत्क्रम जिसे बोलते हैं, समय के अनुपातिक होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि ए की क्षमता अगर दो है तब तब ए का जो समय है वह 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, इसमें ये अनुपात इस तरह से होता है। तो चलें अब सवाल की तरफ देखते हैं। तो देखें क्या है इसमें, ए बी से A/V, ए जोन है दुगना कुशल है, यानी यहाँ क्षमता लिखेंगे, जिसे इफ़िशियंसी बोलते हैं, क्षमता लिखेंगे। ठीक, तो ए दुगना है, ए बी से दुगना कुशल है। लेकिन जो इसका समय होगा दोस्तों, जैसे हम आपके बताएं कि यह उल्टा होता है। ठीक, यह उल्टा होता है, तो ए को समय 1 लगेगा और बी को दुगना समय लगेगा, ये ध्यान रखना। आगे क्या बोल रहा है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यहाँ से एक अलग हमें बोल रखा है कि बी जो है सी से तिगुना कुशल है, तो यानी ये इसका अनुपात इस तरह हो जाएगा। और इसका समय जो है दोस्तों, समय इसका भी यहाँ उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये टाइम है। ठीक, ये टाइम का रेशियो है, ये क्षमता का रेशियो है और ये टाइम का रेशियो है। अब यह बोल रहा है कि यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर लेता है, कहने का मतलब है काम जो है 30 दिन में पूरा हो जा रहा है। कौन कर रहा है, सी अकेले कर रहा है। तो हमें सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी, डायरेक्टली हम देखेंगे ना। अब यहाँ सी 30 दिनों में पूरा कर लिया है, तो इसका मतलब सी की हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो सी की क्षमता हमें निकालनी पड़ेगी। तो सी की क्षमता कितनी होगी, तो देखें, ये तो यहाँ अब हम इसे अनुपात में लिखेंगे, A/B लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2/1 हो जाएगा। और जब यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, B/C लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। अब हम यहाँ इसे अलग सॉल्व करते हैं, 2/1 3/1। ठीक, अब डायरेक्टली हम इसे गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 करेंगे, 3 1 3 करेंगे और 1 करना 1 करेंगे। अब ये आ जाएगा ए का अनुपात हो गया, ये बी का अनुपात हो गया और ये सी का अनुपात हो गया। ठीक, सी का अनुपात हो गया। और ध्यान रखना, ये क्षमता है। ठीक, ये क्षमता है। तो सी 1 यूनिट काम करता है, और 30 दिनों में पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब काम ही जो है 30 यूनिट है। ठीक है, काम ही जो है 30 यूनिट है। अब वह बोल रहा है वो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, वो
तीनों एक साथ मिलकर काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? अगर जब तीनों एक साथ आदमी काम करेंगे तीनों, तो ए 6 यूनिट कर रहा है, बी 3 यूनिट कर रहा है और सी 1 यूनिट कर रहा है। कहने का मतलब है जब इनका हम सभी का जोड़ देंगे, सबका प्लस कर देंगे, तो ये 10 यूनिट आ जाएगा, यानी एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे। अगर जब एक दिन में 10 यूनिट काम खत्म हो रहा है, तो काम जबकि हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास काम 30 यूनिट है। चूंकि यहाँ देखें, यहाँ क्या हुआ था, सी एक दिन में 1 यूनिट करता है और काम 30 दिनों में समाप्त हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ से आप एक सूत्र लिख सकते हैं, काम बराबर होता है, काम बराबर होता है दोस्तों, ध्यान रखना, काम बराबर क्षमता गुणे समय, तो क्षमता सी की कितनी क्षमता थी, सी की क्षमता थी 1, ठीक, और काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, 30 दिनों में, ठीक। तो इसका मतलब 30 यूनिट वर्क हुआ, 30 यूनिट काम हुआ। जब 30 यूनिट काम हुआ, 30 यूनिट काम ही टोटल था, तो जब तीनों काम करेंगे 30 यूनिट काम को, तो 10 यूनिट रोज कर रहे हैं, जैसे यहाँ के हम आपको बताएं कि 10 यूनिट रोज हो रहा है, रोज काम चल रहा है, 10 यूनिट चल रहा है, तो कहने का मतलब है 3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर सीधा आंसर 3 आया, ठीक। अगली सवाल चलते हैं। अगली सवाल क्या है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है 4 घंटे में दोस्तों, तो वह दूरी निकाल देगा 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर तो वह चल दिया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, 1 घंटे में 40 मिनट में उसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी। कहने का मतलब ये बोल रहा है, अब इसी दूरी को वह 1 घंटे 40 मिनट में तय करने को बोल रहा है। तो हम देखेंगे पहले क्या कि 40 मिनट में कितने घंटे होंगे। तो 40 मिनट में हम इसे घंटे में चेंज करेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ये घंटा हुआ, ठीक। अब ये आया 1 सही 2/3 घंटा आया, ठीक। कौन घंटा आया दोस्तों, ये आ गया 1 घंटा और 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट का, 1 घंटा अगर 40 मिनट को अगर हम भिन्न में लिखेंगे दोस्तों, तो इसी तरीके से लिखेंगे, 1 सही 2/3 लिखेंगे, ठीक है, 1 सही 2/3 लिखेंगे। तो अब ये कह रहा है कि किस गति से उसकी हवाई जहाज़ की क्या गति होगी कि जो इसे हम 1 घंटा 40 मिनट में दूरी तय कर लें। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखेंगे 1000 लिखेंगे, 1000। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ हम x मानेंगे कि x गति है इसकी, ठीक, x गति है इसकी, x गति है, और समय इसका कितना लग रहा है, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3। तो हम यहाँ से 1000 लिखेंगे। अब यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ 3 निकलम 3, 3 2 5, ऊपर 3 आ जाएगा, सीधा गुणा करें, यहाँ 3000 हो गया, और ये हो गया 5x हो गया। तो x बराबर जो है दोस्तों 600 आ गया। कहने का मतलब उसकी गति जो है 600 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तभी वह 1 घंटा 40 मिनट में पूरी यात्रा कर सकता है, ठीक। अगली सवाल चलते हैं। एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। कहने का मतलब है कि वह 60 मिनट में वह 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय करता है। कहने का मतलब अगर वह कुछ स्थानों पर रुक के जा रहा है, कुछ स्थान जो है बीच में रुकने वाले स्थान हैं, तो वह 36 किलोमीटर ही चल रहा है। तो बस कितने 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकी, 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकी, हमें यही रुकने का टाइम ज्ञात करना है। तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर चल रहा है, तो इसका मतलब है 60, यहाँ से हम 45 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर है। तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर चलने में लगने वाला ये समय आ जाएगा, यहाँ रखना, ये भी समय आ गया, इस तरफ से। तो इसे हम काटेंगे, तो अब हम इसे काट देंगे, तो देखेंगे
1 किलोमीटर चलने में इतना समय लग रहा है, तो 36 किलोमीटर चलने में हमें कितना समय लगेगा। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 45 गुणे 36 बराबर 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली हम समय लिख देते हैं, सॉरी यहाँ गलत हो रहा है। यहाँ हम डायरेक्टली समय लिखेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली हम समय लिखेंगे। 36 तो हम इस तरफ लिख कर चले गए, तो अब यहाँ हम समय लिखेंगे। 1 किलोमीटर चलने में इतना समय लगा, तो 36 किलोमीटर चलने में स्वाभाविक इसमें हम 36 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से गुणा करें, 9 पच्चे 45, 9 चौक 36, और ये हुआ 12 पंचे 60, यानी 12 गुणे 4, तो 12 चौक 48, 48 मिनट लगा, टोटल 48 मिनट लगा 36 किलोमीटर तय करने में। तो कहने का मतलब है अगर हम 60 में 48 माइनस कर देंगे तो स्वाभाविक है 12 मिनट रुका हो, ठीक, 1 घंटे में। इसका आंसर सी आ गया, ठीक। तो सवाल दोस्तों ज़्यादा टफ नहीं होती हैं, सवाल थोड़ा से इसका लेवल स्लो ही रखा जाता है, लेकिन फिर भी आपको सवाल पहले से ही आनी चाहिए, नहीं अन्यथा वहाँ टाइम ज़्यादा ले लेती है सवाल, तो उसे मैनेज करने में थोड़ा कठिनाइयाँ हो सकती हैं। आगे देखते हैं, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है, यानी इसका अनुपात जो है 5:6 है। इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों 6750 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। इसकी लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, ये इसका क्षेत्रफल है। तो हम इसे मान लेते हैं कि यह 5x और 6x, ठीक है, 5x 6x मान लेते हैं। तो हम इसे आपस में गुणा कर देंगे, तो 6 पंचे 30 x स्क्वायर हो जाएगा। हम इसे x मान लिए और इसे भी x मान लिए। ये लंबाई है, इसे l लिखे, ठीक। लेंथ ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इसे हम b लिख लिए, ठीक। तो अब देखें इसका कितना है, यहाँ दिया है 6750 सेंटीमीटर। तो x स्क्वायर जो हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर जो हो जाएगा 6750 भागे 30 कर देंगे, तो यहाँ 0 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 दूना 6, फिर कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 दूना 6, फिर 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब x बराबर जो हो जाएगा दोस्तों 225 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। 225 का अंडर रूट हो जाएगा, तो यानी x बराबर जो है 15 15 में 225 होता है, x बराबर 15 आ गया। अब हमारा x बराबर 15 आ गया, तो लंबाई हमारे पास कितना आ गया, 15 पचे 75, यानी लंबाई हमारे पास 5 गुणे 15 आ गया, यानी 75 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास 75 सेंटीमीटर आ गया। तो अब बोला है आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 75 और बटा जो है क्षेत्रफल का अनुपात जो है 6750 लिखना है पड़ेगा, ठीक, 6750 लिखना पड़ेगा। तो 25 त्रिक 75 और ऐसे 25 से भी काटेंगे, 25 दूना 50, तो यहाँ से हो जाएगा 6750 में हम 25 से भाग कर देंगे, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और ये 7 आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी यहाँ से 70 आ गया, यानी यहाँ से 270 आ गया, ठीक, 270 आ गया। अब वो हम इसे सॉल्व कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 9 27। कहने का मतलब है इसका अनुपात जो आएगा 1:190, सॉरी 1:90 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1:90 आ जाएगा। अगली सवाल है 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। ध्यान रखना, ये अंकों का योग बोल रहा है, ये अंकों का योग है। और क्या बोल रहा है, 13 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या इसमें भी और सबसे छोटी संख्या के अंक इसमें भी, लेकिन इसके भी अंकों का योग बताना है और इन सब के अंकों का योग का गुणनफल बताना है। तो देखें सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है दोस्तों, वो होती है हमारे पास 1000 होती है। अब हम देखेंगे 11 से जो विभाजित होने वाली है वो सबसे छोटी संख्या कितनी है। तो सबसे छोटी संख्या होगी दोस्तों 11 से करेंगे तो
11 9 99, 11 9 99 हुआ, एक आ गया, ठीक, एक आ गया यहाँ से, और यहाँ 0 हो गया। तो कहने का मतलब है, आप अगर दोस्तों अगर हम इसमें एक माइनस कर देंगे, एक अगर हम इसमें 11 में अगर -10 कर देंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा। और जब जो एक आएगा दोस्तों, जो एक आएगा दोस्तों, उसमें हम 1 जोड़ देंगे, यानी ये आया, ये आया, ये आया और ये आया, 1001 आया। यही दोस्तों सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की, जो 11 से विभाजित हो जाएगी, जो पूर्ण रूप से 11 से कट जाएगी। कहने का मतलब यही, जो एक आया है, एक इसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता था कि हम इसे डायरेक्टली इसमें घटा देते तो वह 4 अंकों की छोटी संख्या आ जाती। अगर हम इसे एक एक ना लाते, अगर हम इस तरह से करते, जैसे यहाँ 10 शेष आया था, अगर हम 1000 में 10 माइनस कर देते दोस्तों, तो यह 4 अंकों से छोटी संख्या आ जाती। 1000 में अगर 10 करते हैं तो 990 आ जाता है दोस्तों, तो ये 4 अंकों की थी ही नहीं, तो इसीलिए हमने इसमें हमें इसीलिए प्लस करना पड़ा। प्लस के लिए हमें यहाँ से घटाना पड़ता है। तो पहली शर्त तो ये हो गई, 11 से ये कट जा रहा है। अगली क्या है, अगली भी जो है हमें 13 से देखना है। तो 1000 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। अब इसमें हम 13 से भाग करेंगे, तो 13 सते 91, 91 लिखे, यहाँ आया। अब यहाँ आ गया 9 आया, फिर यहाँ 0 लिखे, 13 छंग 78, यहाँ 78 आया, यहाँ 78 लिखे, 78, यहाँ आ गया 12 आ गया, 12 आ गया। अब देखें, अब इसमें भी हमें एक ही माइनस करना पड़ेगा, तो 13 - 12 बराबर 1 आ गया। अब एक आ गया, कहने का मतलब ये भी 1001 ही हुआ, जो 13 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। यह भी 11 से विभाजित हो जाएगी, और यह भी 13 से विभाजित हो जाएगी। दोनों संख्याएं जो है 13 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इनके अंकों का योग ज्ञात करना है, तो 1 + 0 + 0 + 1 + 1, तो इनका दोनों का योग करेंगे 2 आ जाएगा। इसका भी योग करेंगे 1 + 0 + 1 + 0 + 1 बराबर, इसका भी 2 आया। तो कहने का मतलब इसके आपस में अगर गुणा कर देंगे, 2 × 2 कर देंगे, तो ये बराबर 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 4 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर 4 होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें, जैसे कि आप देख ही रहेंगे कि स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, आप उस पर डायरेक्टली आप हमें मैसेज के थ्रू कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी तो सिर्फ 5 ही अच्छे सवाल हुए हैं, अगला पार्ट नेक्स्ट यानी कल आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।